चलो ये अपनी लास्ट क्लास होगी डार्ट के अंदर, जो कि ओके। तो देखो एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट क्लास में क्या करते हैं, मैंने एक क्लास को बनाई, मैंने एक एसोसिएशन बताया था ना कि आप दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट रखवा सकते हो इसके अंदर। जैसे ये है क्लास एड्रेस, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर क्या है, स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, और उसका रोल नंबर है और एड्रेस का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ कर चुके हम। एड्रेस में क्या करेंगे, एड्रेस में हो गया उसकी सिटी का नाम, उसके स्टेट का नाम और पिन कोड, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे और इसको मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड दिस डॉट सिटी, रिक्वायर्ड दिस डॉट स्टेट एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट पिन कोड, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, रिक्वायर्ड दिस डॉट रोल नंबर और रिक्वायर्ड दिस डॉट एड्रेस, ठीक है। अब मतलब इसमें एक फंक्शन बनाया मैंने वर्ड शो करके, सॉरी इससे बाहर बनाना पड़ेगा, ठीक। मेन चीज़ तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इसका स्टूडेंट का, स्टूडेंट का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया यहाँ पे और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या क्या चीज़ चाहिए, नेम, रोल नंबर और एड्रेस, ठीक है। तो नेम में मैं डाल देता हूँ जैसे रवि, रोल नंबर में डाल देता हूँ 101, ठीक है। अब देखो रवि को आप डायरेक्ट भी पास करवा सकते हो या फिर आप स्ट्रिंग के अंदर रख के नेम एंड देन उस नेम को भी पास करवा सकते हो, ठीक है। दोनों वे हैं इसमें, क्लियर ये चीज़। एक तो कि आप डायरेक्टली पास करवा दो रवि को यहाँ पे या फिर उसका वेरिएबल बना के कर दो, दोनों सेम चीज़ है। बस डायरेक्टली अगर मैं पास करवा देता हूँ रवि को तो मेरे को एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा कोड कम हो जाएगा मेरा, ठीक है। वैसे ही एड्रेस क्लास, जो एड्रेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, या तो आप डायरेक्टली पास करवा दो इसमें या फिर अलग से ऑब्जेक्ट बना के पास करवा दो, रेफरेंस वेरिएबल बना के करवा दो। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ तो सिटी, ठीक है। ओके, ये हो गया पिन कोड, क्या था पिन कोड, ठीक है। तो दो तरीके हैं कि या तो आप डायरेक्टली पास करवा सकते हो जैसे मैंने अभी करवाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट जाएगा और प्रॉपर यहाँ पे आके उसका रेफरेंस वेरिएबल ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्लास के पास नेम है, रोल नंबर है और दूसरी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल है। इस रेफरेंस वेरिएबल को स्टूडेंट क्लास आराम से यूज़ कर सकती है, मतलब इसके फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी कॉल करवा सकती है एड्रेस के। ये चीज़ हम पिछले वाले लेक्चर में एग्रीगेशन, कंपोजिशन और एसोसिएशन में पढ़ चुके हैं कि दूसरी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है किसी क्लास में, और यहाँ पे एक रिलेशनशिप सेट हो जाएगी, हैज ए रिलेशनशिप, क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एड्रेस को आप बाहर भी ऐसे इसका रेफरेंस वेरिएबल बना के भी कर सकते थे, जैसे मैंने करवाया, मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया इसका और ये ऑब्जेक्ट रखा इसके अंदर और इस रेफरेंस वेरिएबल को मैंने पास करवा दिया, ठीक है। दो वे हैं। तो डायरेक्टली हम आगे जब काम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अगर डायरेक्टली पास हो रहा है ना, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट से कुछ प्रिंट करवाना है, लाइक मेरे को अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस प्रिंट करवानी है, फंक्शन कॉल करवाना है यहाँ पे, तो आप बाहर रखो इस वेरिएबल को, ठीक है। या फिर ये हो रहा है ना कि बस एड्रेस, ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, इसको मैं कहीं यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्टली बस मेरे को पास करवाना है यहाँ पे, ठीक है। उस केस में आपको, मतलब मैं अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है एड्रेस के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी या फंक्शन कॉल नहीं करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को बस ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टूडेंट क्लास को भेजना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको ऐसे डायरेक्टली पास करोगे, ठीक है। वरना आपको ऊपर डिक्लेयर करके रेफरेंस वेरिएबल में और आप जो भी दूसरा काम करवाना चाहो वो करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे भी डिक्लेयर करके। मेन जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि मैं कैसे फंक्शन से कॉल करवा सकता हूँ, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास करवा सकते हो,
अब मान लो एड्रेस क्लास के अंदर भी एक दूसरी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे कि मैंने लिखा था स्टेट, एक स्टेट क्लास है मान के चलते हैं, ठीक है। उसके अंदर स्टेट का नेम है और स्टेट का लेट्स को सीएम का नाम, ठीक है, या फिर इंट पॉपुलेशन, ये 3 चीज़ हैं, ठीक है। ये स्टेट है मतलब राज्य, ठीक है। तो मैंने इसको रेफरेंस इसमें रिक्वायर्ड यूजर में डायरेक्टली पोजिशनल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने रख दिया पॉपुलेशन और ये सारी चीज़ें, जिसका सीएम का नाम हो गया, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। अब मान लो ये चीज़ है एड्रेस के अंदर डाल दें कि एड्रेस और अब स्टेट के बीच में क्या होगी, हैज रिलेशनशिप होगी, ठीक है। अब लास्ट में कॉमा लगा के आप फॉर्मेट करोगे कोड तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्टेट है और एक स्टेट पहले से है, अब इसको हम क्योंकि हम अंदर ले रहे हैं स्टेट का नाम, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और अब आ जाएगा डायरेक्टली स्टेट, ठीक है। और स्टेट एक क्लास है, ठीक है, और वो किस में पास करनी पड़ेगी आपको, एड्रेस क्लास के अंदर, ठीक है। क्लियर ये चीज़। तो एरर आ रही होगी यहाँ पे हरियाणा जो पास करो, ठीक है। अब देखो एड्रेस क्लास क्या ले रही है, स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक है। अब वही चीज़ है, या तो आप स्टेट का डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप बाहर डिक्लेयर करके इसका वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल डायरेक्टली आप पास करवा सकते हो उस रेफरेंस वेरिएबल को। तो हम फ्लटर के अंदर अगर देखोगे आप, तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ आएगी अपने पास नेम, सीएम नेम एंड पॉपुलेशन। तो नेम मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज हरियाणा, और ठीक है, और ये पॉपुलेशन लिख देते हैं कुछ रैंडम नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एड्रेस, अब देखो ये जो स्टेट का जो ऑब्जेक्ट मिला वो किसको मिला, वो एड्रेस क्लास को मिला, वो स्टूडेंट को नहीं मिला, स्टूडेंट को मिला एड्रेस का, और एड्रेस को क्या मिला, किसको क्या मिला, स्टेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी अब स्टेट का ऑब्जेक्ट जो मिला इसको, वो यहाँ पे मिला इसे, मतलब एड्रेस क्या कर सकता है, एड्रेस इसके स्टेट के फंक्शन को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा सकता है। चलो मैं एक एक फंक्शन डाल देते हैं इसके अंदर, जैसे void ए फंक्शन डाल दिया मैंने, ए बी, ठीक है। नेम ये इसका प्रिंट करवा रहा है, इसे प्रिंट सीएम, प्रिंट पॉपुलेशन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कोई और फंक्शन इसमें डालूँ void एक्स वाई में क्या कर सकता है, ये सिटी प्रिंट करवा देगा, पिन कोड प्रिंट करवा देगा, और स्टेट का इसके पास रेफरेंस वेरिएबल है, तो उस रेफरेंस वेरिएबल पे ये इसका फंक्शन या प्रॉपर्टी कॉल करवा सकता है, जो था ए बी, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये रेफरेंस वेरिएबल जब कॉल करवा रहा है तब तक हम ये चीज़ रख चुके होंगे, इसका ऑब्जेक्ट रख चुके होंगे इसके अंदर, आगे बात सुन में, तो इसका ऑब्जेक्ट पे ये ए बी फंक्शन कॉल करवा देगा। क्लियर ये चीज़। वैसे ही एड्रेस के अंदर एक्स वाई फंक्शन था, तो स्टूडेंट के अंदर भी हम एक फंक्शन रख देते हैं, लास्ट में कॉमा लगा दे यहाँ पे, तो कोड फॉर्मेट हो जाएगा नीचे की साइड। और मान लो यहाँ पे मैं करूँ प्रिंट इन्फो नाम के करके एक फंक्शन बना दिया मैंने, प्रिंट इन्फो, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा, रोल नंबर, और अब क्या करेगा, एड्रेस क्लास का इसके पास ऑब्जेक्ट है यानी रेफरेंस वेरिएबल है, उसके ऊपर फंक्शन कॉल कर देगा ये एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, मुझे स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो स्टूडेंट क्लास के ऊपर मैंने कॉल किया प्रिंट इन्फो, ठीक है। तो प्रिंट इन्फो फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे गया नेम प्रिंट किया, रोल नंबर प्रिंट किया, फिर एड्रेस के ऊपर एक्स वाई फंक्शन कॉल होगा, एक्स वाई में सिटी प्रिंट होगी, पिन कोड प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन में स्टेट क्लास का ए बी फंक्शन कॉल किया, तो नेम प्रिंट होगा, सीएम प्रिंट होगा, और पॉपुलेशन प्रिंट होगी, ठीक है। नेम ये स्टेट का नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखो आगे सारी इन्फॉर्मेशन, एक ही ऑब्जेक्ट से हम कैसे अलग अलग वैल्यू डलवा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट
जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, उसी के अंदर मैंने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फिर से एक और ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। क्लियर होगी ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हो सकता है कि स्टेट के अंदर फिलहाल तो हमने नॉर्मल वैल्यू डाल ली, स्टेट कल बोल सकता है कि मेरे को कल कि भाई मेरे को क्लास चाहिए, लिस्ट टाइप का डेटा चाहिए, ठीक है, कुछ भी ना मैं रखता हूँ, मैं लिस्ट ही रख देता हूँ, लिस्ट, ठीक है, और इसको मैंने पोजिशनल बना दिया पैरामीटर। तब क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्टेट के अंदर डालना पड़ेगा ये चीज़, एक लिस्ट, ठीक है। या लिस्ट आप डायरेक्टली पास करवा सकते हो ऐसे करके, या फिर लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल बना के वैसे भी करवा सकते हो। लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट स्ट्रिंग, लिस्ट का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये लिस्ट डायरेक्टली भी पास करवा सकते हो आप यहाँ पे ऐसे करके, या फिर ये डायरेक्ट तो वैल्यू है, उस वैल्यू को भी पास करवा सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को ये लिस्ट का कुछ प्रिंट करवाना है, यहाँ पे लेंथ वगैरह प्रिंट करवानी हो, या लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो आप ऐसे डिक्लेयर करोगे। और मेरे को अगर ज़रूरत नहीं है इसकी लिस्ट की यहाँ पे, तो आप एक्स्ट्रा वेरिएबल मत क्रिएट करो, और डायरेक्टली जहाँ पे भी इसको ज़रूरत है वहाँ पे पास करवा दो, ठीक है। यहाँ से फिर ये लिस्ट को अपना यूज करवा सकता है, प्रिंट वगैरह जो भी करवाना है इसे, ठीक है। तो ये होगी, लिस्ट भी पास करवा सकते हो आप डायरेक्ट, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी पास करवा सकते हो, बूलियन वैल्यू, डबल वैल्यू, इवन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास करवा सकते हो। अगर मैप है तो मैप भी पास करवा सकते हो, जैसे मैंने मैप बनाया, और जो कि स्ट्रिंग और डायनेमिक का, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर से एक दिस लगा के करवा देता हूँ मैप, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैप के लिए क्या होता है, ये होता है मैप का, इसमें एक की होगी और एक वैल्यू होगी, फिर एक की होगी, मतलब मैं की रख देता हूँ, की 1, की 2, की 3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर में कि आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे पास करवाओगे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें स्टेट को मिलेगी, ना कि एड्रेस और स्टूडेंट को, क्योंकि स्टेट के ऑब्जेक्ट में पास करवा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी कि क्लास आप डायरेक्टली पास भी करवा सकते हो, क्योंकि फ्लटर के अंदर आप मोस्टली काम ऐसे ही करवाओगे। क्लियर ये चीज़, बढ़िया। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है, क्लास होगी मेरी स्टूडेंट, इसके अंदर एक फंक्शन है void डिस्प्ले, ठीक है। और मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं करवा रहा इसके अंदर, मैं जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ, तो स्टूडेंट डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन और लिखा मैंने void शो, ठीक है, स्टूडेंट शो। उसके बाद एक फंक्शन और बनाया मैंने void hello, ठीक है। void मेन, और मैंने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पे मैं बताया कि नॉर्मल आप फंक्शन कॉल करवा सकते हो, शो करवा दिया, ऐसे ही मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, और ऐसे ही मैं हेलो करवा दूंगा। ये सिंपल आज तक हम पढ़ के आए हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं अब तक, ठीक है। इसमें नई चीज़ ये है कि जो ये फंक्शन है वो आपस में एक दूसरे को भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्प्ले अगर शो फंक्शन को कॉल करवाए तो डायरेक्टली वो कॉल करवा सकता है, ऐसे करवा दें, ठीक है। इसको अंदर क्लास का अगर फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहा है तो उसमें ना ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसके क्लास नेम की ज़रूरत पड़ेगी, वो डायरेक्टली एक्सेस करवा सकता है, ठीक है। अगर पहले फंक्शन पहले लाइन में डाल दिया तो पहले डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, लेकिन पहली लाइन पे शो फंक्शन मिल गया इसको, तो पहले ये इसको प्रिंट करवा के आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसकी सारी लाइन जितनी भी लाइन है वो, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर 2-3 लाइन डाल दी और इसके अंदर, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, शो फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगी। ये जब काम कंप्लीट कर लेगा तो वापस यहीं पे वापस आएगा और नेक्स्ट लाइन को पिक करेगा, स्टूडेंट डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड डिस्प्ले,
और लास्ट में अगर मैं हेलो फंक्शन कॉल करवा देता हूँ तो ये लास्ट में इस फंक्शन को कॉल करके आएगा, स्टूडेंट हेलो हेलो हेलो। ये देखो पहले इसने स्टूडेंट सो 2 बार कॉल कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसको कॉल करवा दिया था। तो अभी हम अब क्या करेंगे, हम केवल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और ये आगे अगले फंक्शन को कॉल कर देगा और फिर वो आगे अगले को कर देगा कॉल। ठीक है, तो सबसे पहले और डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले पे क्या हुआ, सो फंक्शन कॉल किया। सो फंक्शन में क्या हुआ, स्टूडेंट सो एंड स्टूडेंट सो, 3 बार स्टूडेंट सो। ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ था, यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पिक करेगा, स्टूडेंट डिस्प्ले एंड स्टूडेंट डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद हेलो फंक्शन कॉल हुआ, तो उसके बाद स्टूडेंट हेलो। ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ, हेलो। ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, ये देखो आगे कोई लाइन है नहीं तो वापस रिटर्न हो जाएगा, मतलब वापस जाएगा। डिस्प्ले कहाँ से हुआ था, यहाँ से। अगर यहाँ पे कुछ आगे लाइन होती तो वो एग्जीक्यूट करता। ठीक है, तो एक दूसरे को कॉल भी करवा सकते हैं फंक्शन। जैसे ये हेलो फंक्शन है ना, वो अपना शो फंक्शन से करवा दें कॉल, तो शो फंक्शन भी करवा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो एक दूसरे के फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं ये क्लास के। ये है नॉन स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, अगर मैं कोई स्टैटिक फंक्शन रखूँ, स्टैटिक जो कि क्लास नेम पे कॉल होता है, वैसे बाहर अगर कॉल करें क्लास से बाहर, ठीक है, void xyz। ठीक है, इसको भी आप क्लास से डायरेक्टली एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टैटिक फंक्शन से आप नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल नहीं करवा सकते। ठीक है, मैंने बताया था कि स्टैटिक फंक्शन पहले आ जाता है और नॉन स्टैटिक फंक्शन बाद में आएगा, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखो ध्यान रखना कि कोई फंक्शन अगर खुद को कॉल कर दे, मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं सारे फंक्शन हटा रहा हूँ और एक फंक्शन रखूँगा और वो खुद को कॉल करेगा, void show। ठीक है, मैं एक फंक्शन रख रहा हूँ, डिस्प्ले रख लेते हैं। स्टूडेंट डिस्प्ले। ठीक है, मान लो अगर कोई फंक्शन ये खुद को कॉल कर दे, और इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन होगा कॉल, फिर स्टूडेंट डिस्प्ले आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया, यानी अपने आप को कॉल कर दिया इसने, फिर स्टूडेंट डिस्प्ले और फिर डिस्प्ले। तो यहाँ पे ये चीज़ है ना, बार बार कॉल होता रहेगा, तो ये कभी बाहर निकलेगा नहीं, तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट लूप, डेड लूप बोल सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये कभी बाहर निकलेगा नहीं और आपका प्रोग्राम हो जाएगा हैंग, और जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा इसका, मतलब मेमोरी होती है वो फुल नहीं हो जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा और फिर एकदम क्रैश हो कर जाएगा मतलब। ठीक है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिकर्जन। क्या बोलते हैं, रिकर्जन। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे उसको बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है भाई, तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिकर्जन क्या चीज़ होती है, तो उसको बताना है कि कोई फंक्शन जब अपने आप को कॉल करना शुरू कर दे तब उसको बोलते हैं रिकर्जन। देखना, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे तुरंत एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ये। इसने काफ़ी देर तक इसने प्रिंट किया, ऐसा नहीं है, और फिर मेमोरी फुल होगी, तो ये देखो कौन सी एरर आई, स्टैक ओवरफ्लो की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जब रिकर्जन कॉल हो तो जब मेमोरी फुल हो जाएगी, डेड लॉक क्रिएट हो जाएगा, लूप चल जाएगा अपना इनफाइनाइट लूप एक तरह से, तो कौन सी एरर आएगी, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टैक ओवरफ्लो नाम की। ठीक है, इस नाम की एक वेबसाइट भी है। ठीक है, जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, किसी ने बना रखी इस नाम की स्टैक ओवरफ्लो, आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वेबसाइट से। जितनी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएंगी आपको इसी साइट पे मिल जाएंगे मोस्टली। ठीक है, तो ये एक एरर है, ये एक बग है, जब एक मेमोरी फुल हो जाती है बार बार फंक्शन कॉल होने से, तो उसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। किस वजह से होता है ये, रिकर्जन की वजह से। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रखा दिया इंट काउंट करके, काउंट में मैंने रख दिया 0। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर बार काउंट को प्लस प्लस करता रहे, काउंट को मैंने प्रिंट करवा दिया। देखो करंट ये प्रिंट करता रहेगा, बिल्कुल प्रिंट करेगा जब तक मेमोरी फुल नहीं रहती। देखो इसने इतनी बार चलाई है,
783 बार ये काउंट हुआ एक से लेके, ठीक है। माइक्रो सेकंड में इसने प्रिंट किया और उसको पता लग गया भाई ओवरफ्लो हो गया 23,783। देखते हैं नेक्स्ट टाइम का, इसकी बार थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया इसको, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कंडीशन डाल दो कि भाई जब मेरा काउंट अगर 400 पे हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आगे कॉल ना हो, रिटर्न करवा दो, ठीक है। मैंने कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई, खाली रिटर्न करवा दिया क्योंकि मेरे पास वॉइड है। तो आप कुछ भी अगर रिटर्न ना करवाओगे ना, रिटर्न लिख दिया तो फंक्शन आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा वो, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो लूप था ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखना अब की बार ये इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा और ये यहाँ तक आके इसने रोक दी क्योंकि अगली बार ये प्रिंट करवाना था, वो प्रिंट करवाई नहीं अगली बार के लिए। 4000 हुआ जैसे ही, उसके बाद रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन। क्या बोलते हैं? बेस कंडीशन, ठीक है। तो हर एक रिकर्जन में बेस कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका रिकर्जन रुक जाए, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन। तो रिकर्जन हम यूज करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि रिकर्जन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बेस कंडीशन के साथ में। तो बेस कंडीशन क्या बोलती है कि रिकर्जन को जहाँ पे रोकना है उस कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन, ठीक है। क्लियर ये चीज़? रिकर्जन समझ में आ गया और बेस कंडीशन समझ में आ गई। अगर ये बेस कंडीशन नहीं होगी तो आपका लूप चलता रहेगा और स्टैक ओवरफ्लो की दिक्कत आ जाएगी रिकर्जन में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसमें आपको दो चीज़ सीखने में मिली, एक तो रिटर्न, खाली रिटर्न भी करवा सकते हो। जैसे मैंने इसमें रिकर्जन हटा दिया, नॉर्मल फंक्शन अभी ये देखो, ठीक है, काउंट में 0 थी, 0 प्रिंट कर दिया। अगर मैं किसी भी फंक्शन की शुरुआत की लाइन में अगर मैं रिटर्न लिख दूँ, खाली रिटर्न, ठीक है, अगर यहाँ पे रिटर्न इंट लिखा हो ना तो कुछ ना, रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी मेरे को। लेकिन अगर वॉइड लिखा है तो आपने खाली रिटर्न करवा दिया तो इसका मतलब आगे की लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, चाहे आपकी कितनी भी लाइन हो। या फिर ये कहीं पे भी लिख देते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करेगा और वहीं से फंक्शन बैक हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 लाइन एग्जीक्यूट की और तुरंत रिटर्न कर गया यहाँ से और एंड ऑफ मेन होगा। तो बेस कंडीशन में मैंने इसलिए रिटर्न डाला था कि भाई जैसे ही काउंट की वैल्यू 400 हो जाए, 4000 हो जाए तो वहीं से रिटर्न कर जाए। क्लियर ये चीज़? तो रिकर्जन बता दिया मैंने, और बेस कंडीशन कैसे आप रखवा सकते हो, आपको रिटर्न खाली रिटर्न कैसे करवा सकते हो, ये चीज़ समझा दी, ठीक है। तो बेसिक सी सारी चीज़ें अपनी हो गई हैं इसमें। एक चीज़ और है, मैंने लास्ट शायद बताई भी थी वो चीज़, कि आप ना, जैसे मैंने एक क्लास बनाई डेमो करके, डेमो क्लास बनाई मैंने, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, और अगर मुझे डेमो क्लास को यहाँ पे यूज करना है तो ये एरर देना शुरू कर देगा, इसलिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। इंपोर्ट कैसे करेंगे? इसके ऊपर लेके जाओ कर्सर को और एल्थ के साथ में एंटर दबा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी सी लाइन है ना इंपोर्ट की, इसको आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब इसको सेमीकोलन या इसको जो भी करना है आपको, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू जो भी देनी है वो दे सकते हो। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ गया सारी चीज़ें? ठीक, ये इंपोर्ट का है। मान लो अगर इसको मैं किसी फोल्डर में डाल देता, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया डायरेक्टरी में जाके, और मैंने बोला ABC नाम का एक फ़ोल्डर दे दिया और उसमें इसको डाल दिया, ऐसे भी करवा सकते हो आप। अब देखो इसने अपने आप ही रख दिया। अगर मैंने इसको इंपोर्ट को रिमूव कर दिया ऊपर से तो एरर देना शुरू कर देगा ये। फिर से मैं इंपोर्ट करूँगा, कई बार ना इंपोर्ट के टाइम ऑप्शन ना है ना, तो इसको थोड़ा सा कर्सर को इस साइड कर लो, ठीक है। एक मिनट, तो देखो इसने इंपोर्ट किया ट्यूटोरियल, जो अपना लेक्चर का नाम है इसका प्रोजेक्ट का, डाट ट्यूटोरियल, उसके अंदर ABC नाम का फोल्डर है, ये देखो लिब को तो नहीं दिखाएगा ये, उसके बाद ABC, उसके अंदर आपका ये है, ठीक है। आप इसके अंदर और फाइल क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, और भी फाइल, ठीक है। ये देखो जितने भी फाइल आपको क्रिएट करनी है वो करवा सकते हो। आपको दोबारा से फोल्डर क्रिएट करना है तो एक नया फोल्डर भी क्रिएट करवा सकते हो आप,
ठीक है, उसके अंदर आपको फाइल के नाम देने हैं तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लास वगैरह जो भी डिक्लेयर करनी है वो डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। इस फोल्डर को जो क्रिएट करवा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। जितनी भी आप क्लास लिखोगे या फाइल का नाम होगा वो सारे छोटे अक्षर में होगा। ठीक है, बड़ा अक्षर नहीं रखना है, क्लास का नाम बड़े अक्षर में रखना है, बट फाइल का नाम छोटे अक्षर में रखना है। क्लियर ये चीज़? चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चीज़ एक और देखो बता देता हूँ मैं, क्लास स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है, void शो फंक्शन बना लिया। ठीक है, क्लास एड्रेस स्ट्रिंग सिटी इन पिन कोड। ठीक है, एड्रेस दिस डॉट सिटी दिस डॉट पिन कोड। ठीक है, पहले क्या करवाए थे हम, स्टूडेंट के ऊपर रखवा रहे थे, लेकिन मेरे को अगर स्टूडेंट के अंदर ऊपर नहीं रखवाना तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली भी एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकता हूँ। जैसे हम मेन में काम करवाते थे सेम काम आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, मतलब किसी भी फंक्शन में आप किसी दूसरी क्लास का बना सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर ये चीज़? और मान लें इसमें कोई फंक्शन होगा void एड्रेस शो। ठीक है, ये एड्रेस का शो है, डिस्प्ले कर देते हैं इसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एड्रेस का मैंने यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाया और एड्रेस के रेफरेंस वेरिएबल पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाहर से बहुत आसान चीज़ें हैं ये, बहुत आसान। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, कोई प्रॉपर्टी है नहीं इसमें, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्टली मैं इस पर फंक्शन कॉल करवाया शो। ठीक है, तो ये शो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसने और डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवा दिया। ये देखो, अब ध्यान रहे, देखो यहाँ पे हम लास्ट टाइम में क्या करवा रहे थे, जो रेफरेंस वेरिएबल था वो यहाँ पे रखवा रहे थे और इसका रेफरेंस वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पास करवाते थे। एड्रेस का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवाते थे, बट अब मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, आप ये भी करवा सकते हो, बट अभी जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है ना, एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस वेरिएबल जो बनाया वो स्टूडेंट का पार्ट नहीं रहा, अभी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। जब किसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल अगर उस क्लास के ऑब्जेक्ट का पार्ट ना हो तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो हैज रिलेशनशिप थी वो नहीं होगी। क्लियर है चीज़? आगे बात समझ में? जो क्लास लेवल पर अगर वेरिएबल के साथ में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता, तो इसका मतलब वहाँ पे हैज रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर है चीज़? डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो हैज रिलेशनशिप नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ ये प्रोग्राम बना दिया और पूछेंगे कि स्टूडेंट और एड्रेस के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है? नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे हैज रिलेशनशिप नहीं है बिल्कुल भी। इन एड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी ईजी रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस वेरिएबल अगर आप ऊपर रखते तो एक रिलेशनशिप होती जो कि हैज रिलेशनशिप बोलते जिसको। ठीक है, मान लो अगर इसके अंदर मैं एक और फंक्शन भी क्रिएट करता हूँ, एक void abc नाम का। ठीक है, और एड्रेस के अंदर भी एक फंक्शन है void hello नाम का। ठीक है, अब मान लो abc फंक्शन के अंदर मेरे को hello फंक्शन कॉल करवाना है तो मुझे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तभी आप हेलो फंक्शन कॉल करवा सकते हो। समझ में आ रही? क्योंकि ये जो एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने रेफरेंस वेरिएबल, वो इसी ब्लॉक के अंदर था, इसके बाहर एक्सेस नहीं करवा सकते। और ये एड्रेस का जो ब्लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन अगर ये चीज़ बाहर होती क्लास लेवल पे तो ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट इसको भी मिल जाता आराम से और यहाँ पे भी कॉल हो सकता था। ठीक है, क्लियर ये चीज़? ये हमें पास करवाना पड़ता था स्टूडेंट्स के कंस्ट्रक्टर के थ्रू।
क्लास लेवल वेरिएबल पे रखने का फ़ायदा यही है, एक तो वो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा, दूसरा उस क्लास के जितने भी फंक्शन है ना वो सारे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़। अगर इसके अंदर अगर डिक्लेयर करते तो केवल वो फंक्शन ही यूज कर पाता उसके ऑब्जेक्ट को। अब कोई भी क्लास का फंक्शन एक्सेस कर सकता है उसको, जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लो, इसको देख लो, समझ लो इसको कि कैसे काम करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप होती है दो क्लासेस के बीच में, कैसे तुम रिकर्जन क्रिएट कर सकते हो, कैसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास करवा सकते हो। खासकर उसको करो अच्छे से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इवन ये भी यूज़ होगा आगे, बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप बनेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा, फिर उसके अंदर फिर से ऑब्जेक्ट पास होगा। इवन जो अपना फ्लटर है उसके अंदर इतने ऑब्जेक्ट पास होंगे, जैसे एक पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट पास कर दिया, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, इतने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कल से हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए फिर कि कैसे ये अंदर पास करवा रहे हैं, ताकि कल कन्फ्यूज़न ना हो। ये चीज़ हम आगे भी अच्छे से, चलो अच्छी बात है।